दयानंद जी, आपसे पहला सवाल। आप गैस के राष्ट्रीय प्रचारक रह चुके हैं, अभी भी काम कर रहे हैं आप। 5वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। 5वीं अनुसूची जो हम बात करते हैं, 5वीं अनुसूची भारत के संविधान का वो हिस्सा है जो आदिवासी हित के लिए रचा गया। जब बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में तो कई बार हम समझते हैं कि 1950 में इसका निर्माण हुआ है, बल्कि इससे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था 1935 में, तभी 5वीं अनुसूची का नींव रखा गया था। और उसका जो क्लॉज है जिसके कारण उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता था और अंततः 5वीं अनुसूची को हूबहू उसी प्रकार संविधान में स्थान मिला है जो आदिवासी हित के लिए कार्य करती है। भारत के कितने राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है? भारत में लगभग 10 राज्यों में आज भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं और कहा जाए तो आदिवासी तो पूरे भारत में ही पाए जाते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे केरला तमिलनाडु का क्षेत्र हो, या पूरब से आप इधर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से लेकर बंगाल और या फिर इधर राजस्थान, गुजरात, मतलब चारों दिशाओं में आदिवासी है। पर जहाँ तक बात आता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का, तो 10 राज्य में आज 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। झारखंड में 13 जिलों में 5वीं अनुसूची की बात चल रही है, अभी तक लागू नहीं हो पाया है। किसकी भी सब विफलता है, या सरकार की, या पूर्व में जो सरकार रही उसकी, या हमारी? 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो पाने का अगर हम सोचें तो सरकार की विफलता कहा जा सकता है, या कहें कि चूँकि 5वीं अनुसूची का जो निर्माण जो है संसद से ही जो कानून बनती है और ये ऑलरेडी संविधान के अंदर में है, और जिस तरह से जो तमाम राज्य हैं, राज्य के चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ के जो राज्य सरकार है उसको कितनी प्राथमिकता देता है, अगर फेल है तो पूरा राज्य सरकार के ऊपर ये सारा दारोमदार जाता है। अभी वर्तमान में झारखंड में टीएससी लागू है। मैंने संविधान में पढ़ा है उसका अध्यक्ष राज्यपाल को होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हुआ है या सही हो रहा है? 5वीं अनुसूची में राज्यपाल अध्यक्ष नहीं होते हैं। राज्यपाल तो पूरा का पूरा जो है जो केयर टेकर, राज्यपाल का एक अलग स्थान है, वो उसके नीचे में जो है टीएससी बनती है और इसमें टोटल 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य में जिसमें 15 विधायक होंगे, आदिवासी विधायक होंगे पहली बात, और 5 जो है नॉमिनेट होंगे जो सामाजिक रीति से काम कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं या वैज्ञानिक हैं, या समाज से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको स्थान दिया जाता है। पर झारखंड के लिए बड़ी विडंबना है कि कानून में उलटफेर करके मुख्यमंत्री स्वयं को अध्यक्ष घोषित करते हैं। और आज के झारखंड में जो नई टीएससी बनी है उसको लेकर के मुझे बहुत दुख है, क्योंकि टीएससी का मूल जो उसका रूपरेखा उसको ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे एक सामान्य वर्ग का कहा जाए या एससी का एक सदस्य को भी उसमें जगह दिया गया है। और मेन बात है, जब 5 नॉमिनेट सदस्य होना चाहिए था, वहाँ पे सिर्फ मात्र 2 ही नॉमिनेट सदस्य हैं। मतलब कहने का मतलब ये संविधान के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, और बहुत तरह का मैंने उसमें तोड़फोड़ किया गया है और उसको समाज कल्याण के साथ जोड़ दिया गया है। समाज कल्याण में जोड़ दिया गया है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए कल्याण होगा, जबकि अपने आप में टीएससी जो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एससी या ओबीसी या माइनॉरिटी के लिए कोई वहाँ पे जगह नहीं है। फिर भी जब आप ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे देखिएगा सबको एक जगह मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइबल सप्लान, जो ट्राइबल टीएससी जो है, टीएससी का जो सिस्टम है, इसका अपना एक फंड होता है जिसको ट्राइबल सप्लान बोलते हैं। ट्राइबल सप्लान का जो फंड है सिर्फ ट्राइबल लोग के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि दूसरे लोग के डेवलपमेंट के लिए है।
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा आदिवासी का जो पैसा है, इसका मतलब एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भी खर्चा होगा। तो हमारा हम अपना रोटी या अपना जो चीज़ मैं क्यों दूसरे को शेयर करूँगा, जबकि कल्याण विभाग से उनका अलग बजट बनता है, एसी लोग का अलग बजट बनता है, ओबीसी का अलग बजट बनता है, माइनॉरिटी का अलग बजट बनता है। तो टीएसी में इन लोगों को शामिल करके जहां वो उनका अपना बजट मिल ही रहा है, प्लस टीएसी का पैसा भी उनके विकास में लगेंगे, फिर ये तो दिक्कत वाली बात है। जैस से एक सामाजिक संगठन है, क्या जैस झारखंड में 2024 में चुनाव लड़ने के लिए सोच रही है? जैस प्योर सामाजिक संगठन है और जैस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और किसी भी तरह का वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। सामाजिक विकास की बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने का प्रोग्राम करते हैं, संगठित करने का प्रोग्राम करते हैं। पर जिस तरह से जैस अपने काम को करते गई है तो राजनीतिक पार्टियों का नींद हराम हो चुका है। अब वो किस तरह से उनको अपने पाले में लेने के लिए प्रयास कर रहे हों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे कोई पार्टियां हों। और इसी चक्र में हमारे एक कार्यकर्ता है, हमारे संरक्षक साहब हैं हीरालाल अलावा, जिनको कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और जीत के आज मध्य प्रदेश में विधायक भी हैं। और इसी तरह का झुंझुना जो है जैस को दिखाने का प्रयास कर रही है। हाँ, हमारे बीच में राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, भविष्य में क्या होता है उसके बारे में हम नहीं कह सकते अभी, पर हो सकता है कि आगे चल कर के हमारी जनसंख्या को देखकर हो सकता है कि अपना ही पार्टी बना लिया जाए किसी और नाम से। पर जैस का जो भूमिका जो है सामाजिक रीति से वो मूलतः वैसे ही बनी रहेगी। जैस के प्रचारक हैं झारखंड में, किन किन जिलों में अभी तक आपने जन जागरूकता और संगठन विस्तार किया है? देखिए, जैस का जो हम बात करते हैं, चूँकि सामाजिक चीज़ है, सामाजिक संगठन है और इसका विस्तार जहाँ जहाँ आदिवासी है, हमारा जो मानना है वो सभी लोग जैस है, जो अपने आप को फील करते हैं, जो जागृत आदिवासी है, अपने आप में जो जागृत आदिवासी जो अपने आप फील करता है कि मैं आदिवासी होना मेरे लिए बहुत घमंड की बात है, अच्छी बात है, इट मीन्स वो स्वतः ही वो जैस के सदस्य बन जाते हैं। और जिस तरह से हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम लोग संपर्क करते हैं, पूरे भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में सदस्य हैं और मध्य प्रदेश की हालत ऐसी है कि दोनों पार्टियां जो है जेएस की तरफ मुंह देख रही है कि ये किस तरफ जो है एक वोट बैंक की तरफ देख रही है कि किसको सपोर्ट करेगा और कौन जो है सत्ता में जाएगा। झारखंड के वर्तमान सरकार की कार्यशैली से क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। जो आज का जो सरकार है, खास करके झारखंड सरकार या फिर तमाम भारत में जो दूसरे भी राज्यों की सरकारें हैं, और इनका जो हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारा भूमि आदिवासियों के पास में है, जंगल क्षेत्र आदिवासियों के पास में है, तो इनको जिस तरह से नीति बनाना चाहिए था उन्होंने कभी भी आदिवासियों के लिए नीति नहीं बनाया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, मतलब नीति नहीं बनाया है। जैसे कि हमारा 32 का खतियान जो लागू होना चाहिए था, जो राज्य उसमें, जिसके अब फिर पूरा का दरवाज़ा खुल गया, बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे नौकरी पा रहे हैं। यहाँ के लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। पिछले सरकार तो यहाँ तक बोल दिया कि झारखंड में टैलेंट ही नहीं है, पर जब मैं दिल्ली से जब यहाँ आया अपने होम टाउन में और मैं गांव-गांव घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ तो अवसर की कमी है, यहाँ तो अवसर ही नहीं दिया जाता है और उनके जगह में बाहरी लोग को लिया जाता है। तो आप अवसर ही नहीं देंगे तो टैलेंट कैसे दिखाई देगा? तो एक तो यहाँ पे जो राजनीति है, जो राज्य की जो नीति बननी चाहिए थी, डोमिसाइल की जो नीति बनी थी वो भी नहीं बन पाई है। जेपीएससी में आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारे बाहर के लोग ही उनकी भर्ती होती है और आज बड़े संख्या में बाहर के लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा सा जागृत होना चाहिए, उस सब चीज़ को केयर करना चाहिए। और जिस तरह से आदिवासियों का जो अलग से जो कार्यक्रम है, उनका जो प्रोजेक्ट है, उनको उनके तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ मुझे बोलना चाहता हूं कि जैसे मैं संतालपना में रहता हूं, दुमका में रहता हूं, और संतालपना टेनेंसी एक्ट में साफ कहा गया है कि यहाँ पे बाहरी लोग को ज़मीन खरीदी बिक्री नहीं हो सकता है और ना ही उसको दान दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से बाहरी लोग यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, धड़ल्ले से लोग मकान बना रहे हैं
जैसे कि एमसीडी एरिया के अंदर में ऐसा भी नियम है कि आपको कन्वर्ट करना होता है, जो खेती का ज़मीन है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, पर उसको कन्वर्जन नहीं किया है, जिससे नगर निगम को भी फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ पे खेतों में लोग हैं जहाँ तहाँ जो घर बना रहे हैं, और इससे आने वाले समय में जो राज्य में ये बाहरी लोग प्रभावित करेंगे। और कई जगह मैं चर्चा करता हूँ तो ऐसा भी लगता है कि दुमका आने वाले समय में जो जनरल सीट बनने जा रही है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जो दुमका से जीते थे यहाँ से, उनको इसी बात की चिंता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह के यहाँ पे राजनीति परिवर्तन होने जा रहा है, या यहाँ के सामाजिक किस तरह से हस्तक्षेप हुआ जा रहा है बाहरियों के द्वारा। तो इसका मतलब हम साफ दिखाई दे रहा है कि ये 5वीं अनुसूची का पूरा खंडित करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, और ये सब चीज़ को रोकने का काम सरकार की है। सरकार किसी भी तरह का जो प्रयास उनके तरफ से हम लोग को देखने को नहीं मिलता, ना ही कानून का जो जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, है ना, वो नहीं होना था, वो नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची को लागू करना, 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए, क्योंकि केंद्र ने तो आपको पे पैसा कानून बनाया केंद्र ने उसको लागू करने के लिए, क्योंकि समय का वो पार हो गया था। तो भूरिया कमेटी के द्वारा फिर इस चीज़ को 1996 में इसको पास किया गया था, और आप समझ सकते 21 साल लगभग हो रहा है, 21-22 साल हो जाएगा। और सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए था कि इस पर विधानसभा में एक रूल रेगुलेशंस बनाना था। इसको रूल रेगुलेशन बना करके तब जाके इम्प्लीमेंट। अब आपने रूल रेगुलेशन बनाया नहीं, और हम सब डिमांड करते हैं कि पैसा कानून लागू करो, पैसा कानून लागू कौन करेगा? हम और आप तो नहीं करेंगे, सरकार ही लागू करेगी, क्योंकि कानून बनाने का काम जो है संसद का है, और लागू करने का काम जो है विधानसभा का है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार पिछले हम देख रहे 20 साल हो जाएगा, राज्य बने हुए 21 साल हो जाएंगे, तो तब से जरा सा भी प्रयास नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत ही खेदित रहता हूँ। अभी तक संताल का विकास नहीं हो पाया है, जिम्मेदार कौन है? या समाज जिम्मेदार है या पार्टियां जिम्मेदार है? यहाँ पे जहाँ सरकार जिम्मेदार है, सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जिस तरह से कानून बननी चाहिए थी, लागू होनी चाहिए थी, सरकार ने ना कानून बनाया ना उसको लागू किया। दूसरा चीज़ मैं दूंगा दोष राजनीतिक संगठनों को, राजनीतिक संगठन, क्योंकि वो लोग समाज के अगुवे हैं। समाज के अगुवे होने के नाते जो लोग नहीं जानते उनको टीच करना, उनको सिखाना है, रूल रेगुलेशन बताना है कि ये हमारा कानून है, ये हमारा अधिकार है, और इस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। समाज के जो सभ्यता संस्कृति को संभालने के लिए जिम्मेदारी हमारे अगुओं की है, पर हमारे अगुए जो है पिछले 50 साल से जो है कभी भी इस तरह की बातें जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलाए हैं। जिस तरह जैस आज खुल करके काम कर रही है, हमारे जो लीडर्स हैं, आज लोग बूढ़े हो गए हैं, सारा चीज़ पर पूछा जाएगा आपने क्या अचीवमेंट किया है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, आप उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और आज भी बहुत सारे विधायक MP जिनको 5वीं अनुसूची के बारे में जरा से भी नहीं मालूम है, हक अधिकार में जरा से भी नहीं मालूम है, तो संविधान के बारे जानते ही नहीं, तो 5वीं अनुसूची दूर की बात है, समझ रहे हैं ना। तो संथाल का शिक्षा जो है बहुत वीक है। हमने देखा है पिछले कुछ दिन पहले राजस्थान जो मीना समुदाय है, 34 से 35 आदमी UPSC क्लियर किए, वहाँ उन लोगों ने एक हॉस्टल बना के रखा है, एक अकादमी खोल के रखा है। क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे कि यहाँ भी एक ट्राइबल IAS IPS ST अकेडमी होना चाहिए, जिससे यहाँ के ST समुदाय के लोग पढ़ लिख के UPSC की क्लियर कर IAS IPS बन सके? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है शिक्षा को लेकर के। और हमने पिछले दिनों भी देखा कि हमारे 5 आदिवासी बच्चे फॉरेन में स्टडी करने के लिए भेजा गया। इसका मतलब गवर्नमेंट का पास में कुछ योजना तो है, पर वो योजना को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात हम बोलना चाहते हैं हमारा संताल प्रणाली क्षेत्र को लेकर के, और शिक्षा का अधिकार में भी लिखा है इस बात को कि जिसकी जैसी बोली है उसी भाषा पे ही उनको शिक्षा देने का आवश्यकता है। पिछले दिनों मुझे अपने एक एडवोकेट मित्र के यहाँ पे बैठा था, और वहाँ पे संताल परगना गैजेटेड देखने का मुझे मौका मिला, और मैं उस गैजेटेड को देख करके जो ब्रिटिश पीरियड का था वो सारा चीज़, और वो मैं हैरान था कि 1842 तक में लगभग 500 संताली मीडियम स्कूल थे। 500 से भी अधिक होंगे, 500 संताली मीडियम स्कूल थे।
आज भी आपको जर्जर हालत में, खंडहर की हालत में आपको आसपास में, चाहे आप कैरा बनी ले लीजिए, चाहे महारो ले लीजिए, चाहे इधर बहुत सारे जगह में आप देखेंगे वो स्कूल थे, पर वो स्कूल आज कहाँ है? कहाँ है वो स्कूल? संताली मीडियम स्कूल नहीं है कहीं पे, और ना ही सरकार ने कोई प्रयास किया। उस समय जो संताली मीडियम स्कूल थे वो लैटिन लैंग्वेज में संताली पढ़ाया जाता था, जो कि वो रोमन का स्वरूप है, देखने में एकदम रोमन जैसा लगता है, और वो एक शुद्ध भाषा अपने आप में वो निकालते। उसमें पीओ बोर्डिंग साहब जो है बहुत सारा मैंने रिसर्च उनका है, डिक्शनरी बनी हुई है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, शोध संताली भाषा में है। इसके बावजूद भी इतने सारे काम होने के बाद, जो देश आज़ाद होने के बाद में हम देखते हैं कि संताली पे भाषा पे या क्षेत्र के शिक्षा पे कोई काम नहीं किया गया। जब बिहार सरकार थी उस समय में हिंदी लिपि में उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसका भी हम देखते हैं आगे जा कर के खुश हो गया। ना तो हिंदी मीडियम में हिंदी लिपि में उसका डेवलप हो पाया, ना लैटिन लिपि में उसका डेवलप हो पाया। तो टोटल मिला के जो है सरकार का उपेक्षा होना जो है हमारा पिछड़ापन का, शिक्षा के पिछड़ापन का शिकार है। आज के टाइम में यही बोलूँगा कि शिक्षा के ऊपर सरकार के ऊपर जागृत होना चाहिए और शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए, और अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है, लोगों की डेडिकेशन की जरूरत है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, पर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से आज हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। वर्तमान में अभी झारखंड के जो हमारे सांसद हैं, फिलहाल मैं दुमका की बात करूँगा, ये सांसद है सुनील सोरेन, और पूरे विधायक और RSS के कैडर हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि अभी हमारे संथाल समुदाय के लोग RSS की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसके क्या कारण है? RSS के लोग संथाल समाज के या आदिवासी समाज के तरफ आकर्षित होने का मूल कारण है कि आदिवासी समाज अपने आप में एक सूक्ष्म समाज है। उनका किसी धर्म से लेना देना नहीं है, क्योंकि स्वतः में वो अपने आप में धर्म का पालन करते हैं। हमारे संताल समाज में अपने धर्म पद्धति हैं, चूँकि उनका धार्मिक कोड में कोई स्थान नहीं है समझने को उसकी जगह। धार्मिक कोड उनका नहीं होने की वजह से लोग जो RSS है, क्योंकि हिंदू अगर कहा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही जो 3 समाज के लोग हैं ये हिंदू हैं। ये सेंसस ऑफ इंडिया 1871 में आप उसको पढ़ सकते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया में आप उसको स्पष्ट लिखें कि ये 3 समुदाय हिंदू हैं, और तीनों को जोड़ दिया है तो मात्र 15% ही हिंदू है। और इस तरह से देखा जाए तो ये हिंदू समाज अपने आप में एक अल्पसंख्यक समाज बन जाते हैं। अब चूंकि इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुसंख्यक होना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल चीज़ है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि सिख धर्म भी हिंदू धर्म है, जैन धर्म भी हिंदू धर्म है, और भी जो बौद्ध धर्म भी है वो भी हिंदू है, और आदिवासी की एक बहुत बड़ी संख्या है, उनको भी वो हिंदू में शामिल करने का जोर लगा रहे हैं। चूँकि आदिवासी अपने संस्कृति परंपरा को पालन करते हैं, ना कि हिंदू धर्म के संस्कृति परंपरा को पालन करते हैं। अब उसको हिंदू बनाने के लिए परंपरा तो उनको सिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए एकल विद्यालय और तरह तरह का जो है, हाँ, वो लोग एक NGO के माध्यम से गुरुकुल आश्रम करके जो है वो वहाँ पे घुसा रहे हैं, और हिंदू धार्मिक पद्धति को एजुकेट नहीं करते हैं, वो हिंदू धार्मिक परंपरा संस्कृति को वहाँ पे सिखाते हैं, ताकि उनको दिमाग में डाल देता कि वो हिंदू है करके। और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे सुनील सोरेन साहब जैसे और लुइस मरांडी जैसे लोग, लीडर हैं, जो उनकी अगुवाई करते हैं कि नहीं। और सुनील सोरेन साहब तो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। मैं कई बार सीधे सीधे आदिवासी समाज को लोग बेचने पे लगा है, दलाली करने पे लगा है। बिल्कुल कहा जाए। पहली बात, इनको अगर उनको मेरे सामने बैठा दिया जाए सुनील साहब को, और मैं उनसे सवाल करूँगा तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनको आदिवासियत से कोई लेना देना नहीं है। उनका दिमाग में जो चढ़ा हुआ है बस कि वो हिंदू है, और हाँ, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। समाज में कहीं भी उनको मैंने समाज के लिए कार्य करते हुए या उनके हक के लिए खड़ा होते हुए हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमारा समाज एक संताल समाज या आदिवासी समाज एक अलग तौर तरीका उनका है। हिंदू समाज से और छोर तक उसको लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे अब उदाहरण के तौर पे हमारा जो मंदिर नहीं होता है,
आदिवासी संताल लोग का मंदिर जी बिल्कुल। मंदिर नहीं होता है, उनका थान होता है, ठीक है। उनका देवी नहीं होता है, ना देवता होता है, ना कोई भगवान होता है, वो बोंगा होता है। उनके जो पूजा पाठ में आप देखेंगे लहू मैंने जो मुर्गा बलि चढ़ता है या कोई भी ब्लड का इस्तेमाल होता है, वाइन का इस्तेमाल होता है ना। और इस तरह से जो है हमारा जो पूजा करने का जो तरीका है और हमारा जो पूजा करने का तरीका और हिंदू समाज में पूजा करने का तरीका डिफरेंट है। आदिवासी समाज पूर्णतः प्रकृतिवादी है, प्रकृति पूजक है। हाँ, प्रकृति पूजा है, प्रकृतिवादी है और प्रकृति के साथ रहना, उन्हीं के साथ जीना, उन्हीं के साथ मरना। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे जब सिंदरा करने जाते हैं, जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, बाकायदा वहाँ जंगल से परमिशन लेते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके यहाँ आए, शिकार करें और इस तरह से जो है हमारा जो आनंद आप में पूरा हो जाए, है ना, हमारा खुशी के लिए। और इस तरह से पूजा करके तब आगे जाते हैं। पर गैर आदिवासी समाज क्या करते हैं कि पेड़ को तो कुछ समझते नहीं है, बेशक वो छोटा छोटा तुलसी या पीपल को पूजते हैं, पर दूसरे पेड़ को तो ऐसे काटने में लगे रहते हैं, जंगल को उजाड़ने में लगे रहते हैं। और सरकार भी आज उन्हीं के पक्ष में काम कर रही है कि किस तरह से उसको कब्जा किया जाए। आज देखेंगे जंगलों में, पहाड़ों के अंदर में आप देखेंगे कि वो मंदिर बना के बैठे हुए हैं, है ना। और ये सब धरोहर तो झारखंड में मैं बता रहा हूँ, जितने भी पहाड़ हैं वो उसको देवता बोल के मानते हैं, पहाड़ को देवता मानते हैं, जंगलों को देवता मानते हैं, जैसा कि हम लोग धर्मगुरु बोलते हैं। हाँ, तो वो पहाड़ अपने आप में देवता है। हमारे लिए पहाड़ स्वयं में अपने आप में एक देवता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस देवता के ऊपर अपना मंदिर रख दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक का, ये तो शोभनीय बात तो नहीं है। चलिए, जैसा कि अभी मैंने सवालों को पूछा और हमारे डेनियल मुर्मू जी ने सारे सवालों का जवाब दिया। आज के लिए इतना ही। आपने देखा और सुना भी। जिस किसी को भी गलतफहमी है तो हमारे इंटरव्यू को आप बारीकी से देखें ताकि आपको सभी बातों को पता चल सकेगा। आज का इंटरव्यू मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं हूं रामचंद्र उरांव, आप देख रहे हैं एडपा न्यूज चैनल। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह और अन्य चीज़ों की भी मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। डेनियल मुर्मू को आज के लिए मैं जोहार करूँगा और ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होगा। सभी को नमस्कार।